गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे लेसन 6, है ना। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? कर या टैक्स। तो हम लोग का वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था बच्चों। तो आज अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे लेसन 7 अध्याय 7 भारत में कृषि का विकास। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? भारत में कृषि का विकास किस प्रकार होता है उसके बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग कृषि से संबंधित जानते होंगे, है ना। हाँ, पहले की तरह आजकल खेती नहीं की जाती है। खेती करते हैं लेकिन आजकल वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, है ना। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है। बच्चों, हम लोग इस अध्याय में क्या देखेंगे? देश की आज़ादी के बाद अब तक, है ना, कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। इस सिलसिले में भारत सरकार ने कौन सी नई योजनाएं लागू की है? क्या देखेंगे हम लोग? मतलब कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार ने कौन सी नई योजनाएं स्टार्ट की हैं, उसके बारे में लागू की हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज देश के आर्थिक विकास में कृषि का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। आज देश के आर्थिक विकास में कृषि का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कृषि को 2 खास भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है। कौन कौन सी 2 खास भूमिका अदा करनी पड़ती है देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला नंबर है, देश में खेती से इतना अनाज पैदा हो कि सभी को पर्याप्त अनाज मिल सके। देखिए, सबसे पहला बात क्या है कि देश में खेती से, यानी देश में खेत से इतना अनाज पैदा हो कि सभी लोगों को पर्याप्त अनाज मिल सके और गरीब से गरीब भी अनाज की अपनी ज़रूरतें क्या कर सकती हैं? पूरी कर सके। दूसरी, जो लोग अपने गुजर बसर के लिए खेती पर ही निर्भर हैं, उन्हें खेती से पर्याप्त आमदनी हो सके। यहाँ देखते हैं हम लोग, जो लोग अपनी गुजर बसर यानी उनकी जीवन यापन होती है, जैसे खेतों पर भी निर्भर रहते हैं, जैसे धान को बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं बोलना चाहिए। तो उन लोग भी क्या करें? खेती से उनको अच्छे पैसे मिल सके, पर्याप्त आमदनी प्राप्त हो सके। स्वाधीनता यानी आज़ादी के पहले भारत के आर्थिक विकास में कृषि का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था। जब बाढ़ और सूखे के कारण पैदावार कम होती तो बहुत से लोगों को कृषि के कामों में मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। ज़्यादा से पहले भारत के आर्थिक विकास पर कृषि का कोई महत्वपूर्ण योगदान ऐसा नहीं रहा, मतलब कोई प्रभाव नहीं रहा। जब बाढ़ और सूखे के कारण पैदावार कम होती तो बहुत से लोगों को कृषि के कामों में मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। अकाल के समय अंग्रेज सरकार गांवों में गरीबों के लिए पर्याप्त अनाज नहीं जुटा पाते थे। जब अंग्रेज़ों की शासन चलती थी उस समय जब बाढ़ आ जाती थी या फिर अकाल पड़ जाता था, तब अंग्रेज क्या करता था? गरीबों के लिए पूर्ण रूप से उनको अनाज नहीं दे पाता था, उनके लिए नहीं जुटा पाता था। इस कारण रोग व भूख से बहुत अधिक लोग क्या हो जाते थे? मर जाते थे। उनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? लोग मर जाएंगे, है ना। कि देखिए, उन लोग अंग्रेज बस स्वार्थ था बोलना चाहिए, अपनी ज़रूरतें वो पूरा करता था, लेकिन जो वहाँ मजदूर थे तो उनके लिए अनाज
नहीं दे पाता था, जिससे उनकी गरीबी भी बढ़ती जाती थी और उनमें जो बीमारी रहती थी वो भी ठीक नहीं हो पाती और भूख से लोग और बीमार से लोग मर जाते थे अधिक। जमींदारी प्रथा का अंत देखते हैं। यहाँ पर जमींदारी प्रथा का अंत किस प्रकार हुआ है। आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति कैसी थी? बहुत ख़राब थी, क्योंकि आज़ादी के पहले से ही कृषि पर कोई महत्वपूर्ण ध्यान कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना। उस पर प्रभाव नहीं डालते थे कि मजदूरी किसान जब खेतों में काम कर रहा है तो किस तरह कर रहा है। उनको यह सब का कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि उनको तो कर के रूप में आधा से अधिक लगान के रूप में उनको दे दिया जाता था। उनको लगान से मतलब रहता था। तो यहाँ देखिए, आज़ादी के बाद किसान की स्थिति कैसी थी? बहुत खराब थी। उनके पास ज़मीन कम होने के कारण वे दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। उनके पास जब ज़मीन कम पड़ जाता था तो वे क्या करते थे? दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। उन्हें ज़मीन के मालिक को पैदावार का बड़ा हिस्सा बटाई के रूप में देना पड़ता था। उन्हें ज़मीन के मालिक को, यानी दूसरों की ज़मीन पर कमाते थे तो जिस ज़मीन का मालिक होता था उसके लिए भी हिस्सा देना पड़ता था, बड़ा हिस्सा बटाई के रूप में, मतलब बांट लेते थे। परिणाम स्वरूप किसान गरीबी में रहते थे और अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते थे। किसान गरीब में ही अपनी जीवन यापन करते थे, जिससे अपने परिवारों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें भी रहती थी वे पूरा नहीं कर पाते थे। जमींदारों के पास खेती योग्य जमीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा था। यह देखते हैं, जमींदारों के पास खेती योग्य ज़मीन कैसा रहता था? उनके पास आधा से ज़्यादा रहता था। ग्रामीण क्षेत्रों में वे बहुत ताकतवर होते थे। कौन? जमींदार लोग, है ना। जमींदार क्योंकि वे किसानों से क्या करते थे? लगान वसूलते थे। बहुत से जमींदार किसानों पर क्या करते थे बच्चों? अत्याचार करते थे। इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद भारत की नई सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को क्या कर लिया? समाप्त करने का निर्णय लिया। पहले के जमींदार क्या करते थे? किसानों पर अत्याचार करते थे और उनसे क्या करते थे? लगान वसूलते थे, है ना। अत्याचार बहुत सहते थे पहले के किसान लोग। इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद भारत की नई सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को क्या करने के लिए सोचा? समाप्त करने का निर्णय लिया। अब जमींदार किसान से लगान इकट्ठा नहीं कर सकते। अब जमींदार किसानों से लगान क्योंकि जमींदार प्रथा जो थी, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय ले चुकी थी। सरकार ने जमीन का लगान बहुत कम कर दिया और लगान वसूल करने के लिए उसने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए। सरकार ने जमीन का लगान बहुत कम कर दिया और लगान वसूल करने के लिए उसने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए, यानी तैयार कर दिए गए। इस प्रकार अब किसानों को लगान न दे सकने की स्थिति में जमींदार के हाथों परेशान नहीं होना पड़ता। यह देखिए, इस प्रकार अब किसानों को लगान नहीं देना पड़ता था और लगान न दे सकने की स्थिति में जमींदार के हाथों में परेशान भी होना नहीं पड़ता था। नहीं तो पहले क्या करते थे? फसल का जब होता था तब तो ठीक है, जब नहीं होता था फिर भी उनको क्या करना पड़ता था? मतलब यहाँ हम लोग पढ़े हैं ना
किसानों को क्या करते थे, लगान वसूल करते थे। तो जमीन का आधा हिस्सा ज़्यादा होता था तो उनके लिए तो जिन ये क्या है, जमींदार के मालिक को देना पड़ता था। लेकिन वहाँ यह देखिए जमींदार के हाथों जब वो लगान वसूल करते थे तो उनको भी देना पड़ता था। फसल का आधा भाग है ना, कर के रूप में। धीरे धीरे किसानों ने जमींदारों के बेगार करने से भी मना कर दिया। यहाँ देखिए धीरे धीरे किसानों ने जमींदारों की बेगार करने, यानी काम जो कर रहे थे, मतलब जैसे बोलना चाहिए कि किसान जमींदारों जैसे काम करते थे उनकी ज़मीनों पर तो बेकार ही काम करते थे, है ना, बिना पैसे के। तो वो भी क्या कर दिए, मना कर दिया गया। सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए जिनसे ज़मीन रखने की सीमा भी तय हो गई। सरकार क्या किया, एक कानून भी बनाया गया जिनसे ज़मीन रखने की, मतलब कितनी ज़मीन रखी जाए उसकी भी तय की गई। दूसरे शब्दों में यह तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पास एक सीमा तक ही ज़मीन रख सकता है। इससे ज़मींदार को चिंता हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन छोड़नी होगी और उसे भूमिहीन मजदूरों को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्योंकि ज़मींदारों के पास बहुत मतलब अधिक, मतलब जैसे बाकी किसानों के पास रहता था उससे ज़्यादा ही रहता था। जैसे यहाँ बोल रहा है, देखिए उनको चिंता होने लगी थी कि इसका मतलब था कि उन्हें अपने सैकड़ों एकड़ ज़मीन छोड़नी होगी और भूमिहीन, यानी जिसके पास भूमि नहीं थी उनके लिए क्या करना पड़ता था, मजदूरों को बांट दिया जाएगा। इसलिए वे चिंता करते थे। इससे निपटने के लिए बड़े किसान अपनी ज़मीन अपने परिवार और रिश्तेदारों को बांटने लगे। इसे यहाँ जमींदार लोग क्या करने लगे, जिसे उनको भूमिहीन मजदूरों को तो बांटना पड़ेगा ही, इससे अच्छा होगा कि हम अपने रिश्तेदारों को ही बांट दिए, अपने दिमाग लगाने लगे। और ये वैसे ही किए। निपटने के लिए बड़े किसान अपनी ज़मीन अपने परिवार और रिश्तेदार को बांटने लगे। जमींदारों ने यह दिखाया कि ज़मीन कई लोगों के पास है, जबकि वास्तव में पूरी ज़मीन उनके कब्जे में ही थी। जमींदारों ने यह दिखाया कि मतलब जमींदार के द्वारा दिखाया गया कि ज़मीन कई लोगों के पास है, लेकिन वास्तव में पूरी ज़मीन उनके कब्जे में ही थी और वे पहले की तरह ही उसे कमाई करते रहे। सिंचाई और बांध में बढ़ोतरी, यह देखते हैं हम लोग सिंचाई और बांध में बनाने में कैसे उनकी बढ़ावा होती है, बढ़ोतरी मिलती है। सन 1950 से 1966 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजना में बहुत धन लगाया। देखिए 1950 से 1966 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजना में बहुत धन लगाया। ऐसी उम्मीद की गई थी कि इन योजनाओं से खेती की पैदावार बढ़ेगी और अनाज क्या होगा, अनाज की कमी की समस्या उनको हल मिल जाएगा, है ना। जब उनके पास पर्याप्त सिंचाई के लिए बांध रहेगा और सुविधा रहेगी, बिजली रहेगी और बांध रहेगी, तो उनकी जो धन पैदावार करेंगे उसमें कमी नहीं होगी और उनको उस समस्या का हल हो जाएगा। सिंचाई और बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए भाखड़ा नांगल, यानी पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, पंजाब में। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध कहाँ है, ओडिशा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश। पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय छत्तीसगढ़ इत्यादि बांध बनाए गए। इससे सिंचाई वाली जमीन में बढ़ोतरी हुई और फसलों की पैदावार भी बढ़ी।
इतने सारे बांध बनाए गए। देखिए कौन कौन से। सिंचाई और बिजली में पैदावार बढ़ाने के लिए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा। और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश। पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इत्यादि बांध बनाए गए। कब? 1950 से 1966 के बीच। इससे सिंचाई वाली जमीन में बढ़ोतरी हुई तथा फसलों की पैदावार भी बढ़ी। इतने बांध वहाँ बनाए गए जिससे वहाँ की ज़मीन में सिंचाई करने के लिए उनको सुविधा प्रदान की गई और जो फसलें पैदावार करते थे उनमें उनकी बढ़ोतरी हो गई। इसके साथ साथ खेती की जाने वाली कुल ज़मीनों में बढ़ोतरी हो रही थी। इसका प्रमुख कारण था गांव के आसपास के जंगल जाने वाली कुछ ज़मीन में बढ़ोतरी हो रही थी। इसके साथ साथ खेती की जाने वाली कुल ज़मीनों में बढ़ोतरी हो रही थी। इसका प्रमुख कारण था गांव के आसपास के जंगल व चारागाह की ज़मीन पर भी क्या होने लगी थी? खेती होने लगी थी, जिससे उनकी फसलों में पैदावार बढ़ी। इस समय खेती का उत्पादन बढ़ने के लिए खेती का रकबा बढ़ रहा था, यानी बोलना चाहिए वहाँ मतलब खेत बनाया जा रहा था, है ना, वहाँ पर खेती करने के लिए। इस समय खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का रकबा बढ़ता जा रहा था एवं सिंचित भूमि में क्या होती जा रही थी? बढ़ोतरी हो रही थी। यहाँ देखते हम लोग रेखा चित्र 1 व 2 को देखकर इन बातों को आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ देखिए बच्चों, भारत में कुल कृषि भूमि कितने एकड़ में है? लाख एकड़ में है। तो हम लोग इधर से देखेंगे, है ना, 1000, 2000, 3000, 4000। तो यहाँ पर देखेंगे 1951 में कितनी ज़मीन पर खेती होती है? तो हम लोग देखेंगे 1951 पे 2657, है ना। 1951 के बीच देखेंगे तो 1951 में कितनी ज़मीन पर खेती होती है? 2697, है ना, एकड़ ज़मीन पर खेती होती थी। आगे देखते चित्र लिखकर प्रश्नों के उत्तर 2 बोल रहा है ना। तो 1951 में कितनी ज़मीन पर सिंचाई नहीं होती थी? तो बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1951 और 1966 यहाँ देखिए 1951 और 1966 के बीच सिंचाई की ज़मीन में कितनी बढ़ोतरी हुई? 1951 और 1966 के बीच सिंचाई की ज़मीन में, यहाँ देखेंगे सिंचित भूमि में, है ना, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 135 लाख 1951 और 1966 के बीच। आगे देखेंगे 1951 और 1966 के बीच की रकबा कितना बढ़ा? तो हम लोग यहाँ पर से देखेंगे, है ना, इधर से इसे। आगे देखते हैं 1966 में कृषि नीति हरित क्रांति। 1966 में कृषि नीति एवं हरित क्रांति। सन 1950 से 1965 के बीच खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, परंतु देश में अनाजों की कमी बनी रही। सन 1950 से 1965 के बीच खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, परंतु देश में अनाजों की कमी बनी रही। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज मंगाया जाता था।
इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता था, विदेशों से अनाज मंगाया जाता था। यह बहुत ही चिंता का विषय था। उसी दरमियान यहाँ देखिए दरमियान मतलब जब यहाँ कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो पाया था, उस समय यहाँ चिंता हो रहा था कि यह उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो यह बहुत ही चिंता का विषय था। उसी दरमियान सन 1965 और 1966 दोनों ही सूखे के साल थे, यानी अकाल के साल थे। इस समय अनाज की पैदावार यानी खाद्यान्न और दालें बहुत कम पैदा हुई, जिसके कारण अकाल की स्थिति निर्मित हुई एवं सरकार को अनाजों की पूर्ति के लिए पहले से ज़्यादा अनाज आयात करने की ज़रूरत पड़ी। सरकार को अनाजों की पूर्ति के लिए पहले से ज़्यादा अनाज आयात करने की ज़रूरत पड़ी। बच्चों, हम लोग आयात मीन्स क्या है, मंगाना है ना, निर्यात मीन्स भेजना या भेजना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस साल क्या हो गया था, 1965 और 66 के बीच यहाँ अकाल पड़ गया था, जिससे अनाज की पैदावार कम हो चुकी थी। तो सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि योजना बनाई गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, हरित क्रांति किसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा कि सरकार के सामने अनाज की पैदावार सबसे बड़ी समस्या हो गई थी, जिसे इसके लिए क्या करना पड़ा, वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि योजना बनाई गई, जिससे क्या कहा जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, हम लोग देखते हैं अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, आजकल वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं ना, अपनाते हैं। हरित क्रांति की प्रमुख घटक किसके बारे में देखेंगे भी हम लोग, हरित क्रांति की प्रमुख घटक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने की योजना बनाई गई। देखते हैं योजना बनाई गई कौन कौन सी। अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का उपयोग। बच्चों, आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग घर में लगाते थे पहले, तो घर की पहले और अब में बहुत सारी अंतर आ गई हैं, है ना। क्योंकि पहले घरों जो बीज हम लोग एक बार निकालते थे, उसको हम लोग कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल तक धान लगाते थे उसी को। लेकिन अब ऐसे नहीं रहा, हर साल क्या करते हैं, अच्छी बीजों की खरीदारी करके वे बीजों को लगाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए, अधिक उपज देने वाले उन्नतशील यानी अधिक फसल देने वाले उन्नतशील बीजों का उपयोग करते हैं। सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, मोटर पंप, बिजली, डीजल का प्रबंध किया जाता है ना। रासायनिक खाद उपलब्ध कराना। तो रासायनिक खाद हम लोग देखेंगे, रासायनिक खाद आजकल देखिए हम लोग खेतों की बात करते हैं, फसल लगाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आजकल खाद लगाया जाता है, रासायनिक खाद लगाया जाता है। तो आजकल खादों को हम लोग उपयोग करते हैं। तो आजकल क्या होता है, हमारी जो धान की पैदावार है वह थोड़ी सी बढ़ गई है। तो रासायनिक खाद का उपलब्ध कराना, कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग। तो जब खेतों में हम लोग कृषि कार्य करते हैं, तब क्या करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं ना। जैसे रोपा लगाने में हो गया, और धान कटवाने में हो गया, उसको मिसाई करवाने में हो गया, तो उसमें मशीनों का उपयोग करते हैं हम लोग। 5 नंबर, कीटनाशक दवाओं का उपयोग। जैसे आजकल हम लोग खेतों में क्या करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना।
देखिए, कीटनाशक दवा केवल का उपयोग नहीं करते, बल्कि हम लोग खरपतवार निकालने का भी प्रयोग करते हैं दवाओं का। जैसे हम लोग खेतों में देखते हैं बहुत सारे घास उगाते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दवाई लगा देते हैं, जिससे खरपतवार वो समाप्त हो जाता है। 6 नंबर, कृषि उत्पादनों के लिए मंडी तथा भंडारण की व्यवस्था। देखिए, आजकल क्या होता है, जब हम फसल को काट कर उसको एकत्र कर लेते हैं, उसके बाद उसको बेचने के लिए किसकी व्यवस्था किया जाता है, मंडी या भंडार की व्यवस्था किया जाता है। 7 नंबर है, सोसाइटी एवं बैंक से पूंजी की व्यवस्था। सोसाइटी या बैंक से पूंजी की व्यवस्था दिया जाता है ना। आगे देखेंगे हम लोग, उन्नत बीजों के लिए अच्छी सिंचाई वाली जमीन की जरूरत होती है। उन्नत बीजों के लिए सिंचाई वाली जमीन की जरूरत होती है। अच्छे बीजों के लिए मतलब जमीन की जरूरत होती है। इन बीजों की विशेषता थी, ये कम समय में पकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं थोड़ी ऊंची जगह पे है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि इन बीजों से, जैसे हाइब्रिड वाले धान को देखिए 2-3 महीने में ही तैयार हो जाते हैं। फसल छोटे कद की होती है। देखिए, इन बीजों की विशेषता थी कि ये कम समय में पकते थे, फसल की छोटी कद होती थी, अनाज की पैदावार क्या होता था, अधिक होता था। देसी बीजों में कीटों का आक्रमण कम होता है, परंतु इस उन्नत फसलों पर नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का आक्रमण सरलता से हो जाता है। बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे है ना, यहाँ पर देसी बीजों का आक्रमण, कीटों का आक्रमण, यानी जो हम लोग देसी बीजों का प्रयोग करते हैं उसमें कीट बहुत आसानी से नहीं प्रवेश कर पाता है, आसानी से उसको ख़त्म नहीं कर पाता है। लेकिन जो हम लोग अच्छी पैदावार के लिए जो उन्नत बीजों को लाते हैं उसमें जल्दी ही प्रभाव पड़ता है। कीटों को मारने वाली दवाओं की भी ज़रूरत होती है। सही दाम पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं इत्यादि की पूर्ति के लिए हमारे राज्य में सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई है ना। चूँकि ये दवाइयाँ भारत से अधिक नहीं बनती, अतः इन्हें विदेशों से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, विदेशों से मंगाना पड़ता था। धीरे धीरे हम मशीनों की सहायता से खेती करने लगे। आजकल सबसे ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, मशीनों से ही खेती करते हैं ना। आजकल अधिकतर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मशीनों का ही प्रयोग लोग करना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखेंगे हम लोग हरित क्रांति कहाँ तक फैली थी, उसके बारे में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो हम लोग आज बस इतना ही देखते हैं आज के लिए, यह अगले दिन के लिए रहेगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। बच्चों, आप लोग जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसको कंप्लीट करते जाइए, है ना। 6 चैप्टर है ना हमारा, 6 चैप्टर बहुत लंबा है बच्चों, तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो दिक्कत नहीं होगी हम लोगों के लिए। तो यहाँ देखिए, 1947 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, ये 2 होमवर्क आप लोगों को करना पड़ेगा। ये 2 होमवर्क 1947 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम होमवर्क करके आप लोग टाइम को ध्यान दीजिए और टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।